कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इतिहास। इतिहास का वैसे पहले थ्योरी जो हमने दिया था वो पहले ही दे चुका हूँ। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो सब्जेक्टिव यानी कि एनसीईआरटी का बुक सॉल्यूशन है। बिल्कुल इतना याद रखेंगे कि एनसीईआरटी का आज बुक सॉल्यूशन यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे आज कंप्लीट करने वाले हैं। एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। पूरे के पूरी इतिहास का पहला नंबर एक्सरसाइज है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद पहले नंबर एक्सरसाइज का पूरे के पूरे तहलका मचाने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो पूरी तरह से। चलिए शुरुआत करने वाले हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के साथ साथ ऑब्जेक्टिव को भी। अगर देखा जाए तो देखेंगे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जिसमें कहता है सबसे पहले कि पहला इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पूरी दुनिया में 7 महादेश हैं। कितने महादेश हैं? 7 महादेश हैं। जो सबसे बड़ा अगर महादेश की बात किया जाए तो एशिया महादेश है। कौन सा महादेश है? एशिया महादेश। लेकिन हमें एशिया महादेश की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है ये 4 महादेश यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। एशिया यानी पश्चिमी एशिया है। इन चारों में सबसे पहले ये बताइए कि इटली और जर्मनी वर्तमान में कौन से महादेश के अंतर्गत आते हैं, कौन से महादेश में स्थित है। इटली और जर्मनी देश का नाम है तो ये कौन से महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होने वाला है ये हमारा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यानी यूरोप। यूरोप के अंतर्गत आते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक्सरसाइज भी यूरोप में राष्ट्रवाद के है तो यूरोप से संबंधित ही हम लोग पढ़ेंगे और यूरोप से बाहर वाले चीज जो है हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यूरोप के अंदर वाले ही चीज हम पूरे के पूरे इसमें से जानेंगे। चलिए यूरोप के इतिहास जान रहे हैं तो यूरोप के इतिहास से रिलेटेड हर एक चीज जानेंगे। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना मतलब दोबारा वो आया हो शासन करने के लिए, राज करने के लिए। फ्रांस में किस शासक की, कौन सा ऐसा शासक का वंश है उसके वंशज पुनर्स्थापना हुआ यानी दोबारा शासन करने के लिए वियना कांग्रेस के द्वारा गई थी। अब बताएंगे। हाँ, कहता है कि हैवर्स वंश या कहता है आर्लिया वंश, बुर्बो वंश या जारशाही वंश। कौन से वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका सी नंबर ऑप्शन है बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। आगे अगर हम लोग देखते चलेंगे तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से है? लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिक हेटारिया से या डाइट से। कौन सा सैनिक के संबंध है मेजनी से? ये आपको बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो होने वाला है ये बी नंबर ऑप्शन है। तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे और मारेंगे हम लोग, है ना। तो बी यानी कि ख नंबर ऑप्शन बहुत अच्छे है तो बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन यानी ख नंबर ऑप्शन को मारते हुए चलेंगे। कार्बोनरी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी। बहुत अच्छे। अगला नंबर देखेंगे हम लोग तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कहता है। कहता है कि इटली, कहा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो इसके विरुद्ध में यानी कि खिलाफ में कौन था। खिलाफ यानी यह कह सकते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए बीच में टांग अड़ाने का काम कौन कर रहा था, इसको होने से कौन रोक रहा था। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या प्रसा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? यानी सी नंबर ऑप्शन ऑस्ट्रिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि कहता है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। कहता काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पे क्या किया? उसको विराजित किया, उसे बैठाया। सेनापति के पद पर, फ्रांस में राजदूत के पद पर या प्रधानमंत्री के पद पे या कहता है कि गृह मंत्री के पद पे। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि चांसलर बनाया था। क्या बनाया था? चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री को हम लोग कहते हैं। प्रधानमंत्री का ही पद होता है चांसलर और काउंट काबूर को चांसलर बनाया था।
कौन? विक्टर इमैनुअल ने। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी प्रधानमंत्री वाला, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे और आगे हम लोग देखेंगे। इसी तरह से अगर क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। बिल्कुल आपका जो 6 बजे से लाइव क्लास चलता है, 6 बजे से लाइव क्लास करने के लिए बिल्कुल प्रतिदिन जुड़िए। आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, साथ में हमारे लिए भी अच्छा है, तो अच्छा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करेंगे और शेयर दबा के करेंगे। कोशिश कीजिए कि लाइव क्लास में आने से पहले एक बार स्टेटस पे डालिए इसको। जितने ज़्यादा आपके फैमिली वाले लोग फ्रेंड्स हैं, जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा हमारे भी चैनल का ग्रो होगा, और जितना ज़्यादा ग्रो होगा उतना बढ़िया बढ़िया चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उतने जोश में आपके सामने आएंगे। आपको भी मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा, जो मजा आएगा ही आएगा। जितना पढ़ने में आपको मजा आएगा, उससे ज़्यादा पढ़ाने में हमें मजा आता है। जब आप शेयर करते हैं, साथ में लाइक सब्सक्राइब जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा मजा आता है। चलिए कोई बात ना, अगला नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कहता है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। ये बिल्कुल क्वेश्चन को एकदम VVI में याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बताते हैं कि NCERT का ये आप बिल्कुल क्या चल रहा है, बुक सॉल्यूशन। और NCERT के जितने क्वेश्चन आते हैं सारे का सारा माखन आता है। तो बिल्कुल याद रखिए, 2024 से 2025-26 के लिए नहीं, 2000 हर साल के लिए NCERT का जो क्वेश्चन है ना, माखन आपके लिए है। तो सबके लिए बिल्कुल माखन आपको मिल रहा है। तो बिल्कुल याद रखिए, ये सब क्वेश्चन को तुम बिल्कुल VVI में समझिएगा। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी जो थे पेशे से सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो जमींदारी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैरिबाल्डी वो पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाविक था। क्या था? वो पेशे से एक नाविक था और वो अपना एक सेना बनाया, सेना बना करके एक पर चढ़ाई कर दिया और जाकर के 2 राज्य को एक बार में जीता था, है ना। 2 राज्य जीत लिया, जीत करके और तीसरा एक और राज्य को जीतने के लिए जा रहा था, जो एकीकरण करना था। उसके दिमाग में बस एक ही सोच था, हमें एकीकरण करना है ना। और जब जा रहा था, लेकिन उसे सबसे ऊपर से, जिसे पद पर से आ गया आदेश, नहीं इसको पे चढ़ाई मत करो, रहने दो, मना कर दिया। बोला कोई बात ना। उससे मिलने का मौका मिला, अपने राजा से मिला। मिलने के बाद में वो सारा चीज अपना त्याग दिया। लो तुम भी ले, सब कुछ तुम ही करो। और सारा संपत्ति जितना सारा दान कर दिया, सरकार को दे दिया। और देने के बाद अपने एकदम किसान के भांति, एकदम किसान की तरह जाकर के एकदम जीवन गुजर करने लगा गांव में। ऐसा था गैरिबाल्डी, है ना। चलिए कोई बात ना, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या कहता है। जर्मनी राइन राज का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन पार्ट 3 ने, है ना, बिस्मार्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है, ये बिल्कुल याद रखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट, बी नंबर ऑप्शन, ख नंबर ऑप्शन, है ना। तो ख नंबर ऑप्शन को बिल्कुल मारेंगे, बी नंबर ऑप्शन को। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। जाल लेविक कहता है कि जाल वेरिन एक संस्था थी। जाल वेरिन जो है एक संस्था थी, किस क्रांतिकारियों का? कहता क्रांतिकारियों का, व्यापारियों का, विद्वानों का, या पादरी सामंतों का? किसके लिए संस्था बनाई गई थी? तो ये जो संस्था बनाई गई थी, ये संस्था व्यापारियों के लिए बनाई गई थी, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल दम ईमानदारी से दम ठोकिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तुम लगातार दम मारिए, दम छप छप। चलिए, तो बी नंबर ऑप्शन मारते हुए आगे हम लोग देखेंगे। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर जो क्वेश्चन है, जिसमें कहता है लौ रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौ के नीति का अवलंबन किसने किया? ये सब क्वेश्चन बिल्कुल दम धुआं दम उड़ा दीजिए, VVI करके एकदम घोट के पी जाइए। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम पार्ट 1 यानी विलियम प्रथम ने। किसने किया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिस्मार्क ने। कौन हो जाएगा? बिस्मार्क ने। क्लियर? सी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 10 नंबर को जो क्वेश्चन कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? कहता है 1864 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, कहता है 1866 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, या 1871 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ये आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 1871 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। आपको बताते हैं संधि के मतलब होता है दोस्ती, मिलन होता है। जैसे आप शादी ब्याह में देखते हैं ना, संधि मिलन होना,
तो ऐसे ही संधि मिलन होता है, संधि होता है। एक देश होता है दूसरे देश, जो दुश्मन देश होते हैं, दुश्मन देश के बीच में संधि कराया जाता है, दोस्ती कराया जाता है, और दोनों दोस्त बनते हैं, और दोस्त बन करके दोनों मिलजुल करके फिर रहना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं संधि करना। तो कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि है वो कब हुआ था, तो ये 1871 ईस्वी में हुआ था, है ना। चलिए बहुत अच्छे, इसी तरह से हम लोग चलते चलेंगे। और अगला नंबर देखेंगे हम लोग, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरोप वासियों के लिए, किसके लिए, यूरोप वासियों के लिए कहता है कि किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। प्रेरणा स्रोत मतलब मोटिवेशन रहा, है ना, मोटिवेट करते रहा। किस देश के लिए, कहता है कि जर्मन, यूनान, तुर्की या इंग्लैंड। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो आपका बी नंबर है, यूनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनान। चलिए बहुत अच्छे, और आप लोग के बिल्कुल देखते चलेंगे हम लोग, है ना। अब 12 नंबर देखिए क्वेश्चन, 12 को आपका ऑब्जेक्टिव में है, 12 के 12 बिल्कुल तो हल्का दम मचा दीजिए। ये लास्ट ऑब्जेक्टिव आपका है, जिसमें कहता है कि 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई, तुर्की, यूनान, हंगरी या पोलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, जो हम लोग देखेंगे कि तुर्की और यूनान के बीच, दोनों के बीच में क्या हुआ था, संधि हुआ था। राइट आंसर क्या मारेंगे हम लोग, एक एक अगर मारना हो तो बिल्कुल तुर्की मारेंगे, लेकिन अगर दोनों के ऑप्शन आ जाए कबो कबो कि संधि तो होता है तो दो के बीच में होता है, दोस्ती होता है तो एक अकेले दोस्त कैसे बन सकते हैं, उसके साथ में एक और लड़का या लड़की कोई हो सकता है दोस्ती करने के लिए। दोस्त लड़का लड़की कुछ हो सकता है, तो दुश्मन भी हो सकता है, दोस्त भी कुछ भी कैसा भी हो सकता है। तो इसके लिए एक और यानी कि ये भी आपका आ जाएगा, है ना। ये दोनों तुर्की और यूनान के बीच में 1829 में संधि हुआ था। चलिए क्लियर, चलिए इसको हम लोग देखते चले, बी नंबर ऑप्शन और ए आपका ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर जो ऑप्शन है ये दोनों वैसे हो जाएगा। लेकिन अब एकदम बिल्कुल पक्का आप लोग याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में आएगा तो दो को मारने के लिए नहीं, एक ही बार आएगा। कब्बो कब्बो ऐसा साहित्य में होता है, यानी कह सकते हैं कि 100 साल में एक आध बार ऐसा होता है, या कह सकते हैं कि 100 बार क्वेश्चन एक आध बार छपता है, और एक आध 100 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन कभी कभी मिस्टेक आता है, लेकिन मिस्टेक क्वेश्चन नहीं आता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। हमेशा सारे के सारे सही होते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग से कंफ्यूजन हो, एक आध को कभी कभी ऐसा आता है, शायद ऐसा हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन गलती दे दे, लेकिन गलती नहीं देता, आपको एक ही बार एक को मारने के लिए आएगा, वहां पर सब कुछ जांच करते हुए। क्लियर, चलिए कोई बात ना, आगे हम लोग देखेंगे। अब अगला नंबर जो देखेंगे ये हमारा आ गया भरने वाला चीज। भरने वाला मतलब खाली स्थान, रिक्त स्थान को पूर्ति करने वाली चीज आ गए, और ये आपका एनसीईआरटी का ही पार्ट है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब इसमें जब हम लोग देखते हैं तो ये देखेंगे खाली स्थान पहले में नंबर में ही दे दिया है, पहले शुरुआत में आपका खाली दिया है। इसमें कहता है कि खाली स्थान के युद्ध में एक ही महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। बताइए यहाँ पर क्या भराएगा, तो यहाँ पर जो भराने वाला बात है ये हम लोग देखते चलेंगे कि यहाँ पर क्या भराएगा। तो यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर देखिए क्या भराएगा, जो बिल्कुल एकदम यहाँ देखते चलेंगे, यहाँ पर क्या भराएगा, तो यहाँ पर आपका सेडान भराएगा। क्या भराएगा, सेडान भराएगा। अगली अगर देखा जाए तो बिल्कुल हम लोग देखेंगे अगली बात जो कहता है, देखिए यहाँ पर कि सेडोवा का युद्ध खाली स्थान, सेडोवा का युद्ध खाली स्थान और के खाली स्थान बीच में हुआ था। सेडोवा के युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था, तो इसका राइट हम लोग आंसर क्या करेंगे, सेडोवा का जो झगड़ा हुआ था, युद्ध हुआ था, फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच, फ्रांस और पर्सा के बीच में सेडोवा का युद्ध हुआ था। क्लियर, अगली बात देखेंगे तो तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है कि 1848 में कहता है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति ने खाली स्थान का भी अंत कर दिया, एकदम खत्म कर दिया। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति, बताइए किसको अंत कर दिया, खत्म कर दिया, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये बिल्कुल याद रखिए, ये पुरातन युग का अंत कर दिया। किसका अंत किया, पुरातन युग को खत्म कर दिया। अगला चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन कहता कि वेटिकन सिटी के राजमहल जहां खाली स्थान रहते थे, जो इटली के खाली स्थान से बचा रहा,
क्या रहते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोप रहते थे। कहां रहते थे? पोप। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे, जो इटली के खाली स्थान से यानी प्रभाव से बचा रहा, इटली के प्रभाव से बचा रहा। अगली देखेंगे 5वां नंबर, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद कहता कि बेबिया के शासक, कहां के शासक? बेबिया के शासक, खाली स्थान कहता को वहां का राजा घोषित कर गया, को वहां का राजा क्या कर दिया? घोषित कर दिया। क्या यहाँ पर होगा? ओटो, ओटो को वहां का राजा घोषित कर दिया। यूनान के एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बोबिया के शासक ओटो को वहां का राजा घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? राजा घोषित कर दिया। अगला नंबर देखेंगे, हंगरी की राजधानी, ये बिल्कुल वीवीआई में डालिएगा। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी हो जाएगा बुडापेस्ट। क्या हो जाएगा? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल याद रखेंगे कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। क्लियर? ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल दबा कदम रखिए कि अगर पूछ दे वहां पे ना, तो एक ठोपदम दिखने वाली इधर उधर देखने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर दम चप के मारेंगे एकदम इस तरह से। ये सब जो क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम रसगुल्ला है, बस छानिए और छान के बस मुंह में डाल दीजिए, है ना? इस तरह से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। आगे अगर देखते हैं तो आपका भरने वाला ये आ गया क्वेश्चन, यानी लाइन से मिलाने वाला, जो कहते हैं ना कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ए में बी से, बी में सी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैसे मिलाने वाला। ये समूह ए यानी कि स्तंभ ए है और स्तंभ बी है। स्तंभ ए और स्तंभ बी, जिसको समूह अ समूह ब बोलते हैं हिंदी में। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको मिलान करेंगे। मेजनी, मेजनी का था कि मेजनी में इसमें से बताइए दार्शनिक होगा, इटली होगा, राजनीतिज्ञ हो गया, जर्मनी चांसलर होगा। मेजनी को किससे मिलाया जाए? हिगेल को किससे मिलाया जाए? बिस्मार्क को किससे मिलाया जाए? विक्टर इमैनुएल को किससे मिलाया जाए? विक्टर इमैनुएल को किससे मिलाया जाए? इसमें चारों के चारों को ऑप्शन हमको देना है। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे कि मेजनी को किससे मिलाना है, तो बिल्कुल याद रखेंगे मेजनी को जो मिलाने वाली बात आएगा तो हम लोग कैसे मिलाएंगे? देखिए, मेजनी से हम लोग मिलाएंगे तो मेजनी को बिल्कुल यानी बी नंबर ऑप्शन देखेंगे, बी नंबर ऑप्शन इटली से मिलाएंगे, मेजनी को इटली से मिलाएंगे। हिगेल को पहला नंबर ऑप्शन दार्शनिक से मिलाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही मिलाएंगे, मेजनी इटली, हिगेल दार्शनिक। बिस्मार्क को मिलाएंगे जर्मन चांसलर से, बिस्मार्क को किसे मिलाएंगे? जर्मन चांसलर से। आप विक्टर इमैनुएल को मिलाएंगे 3 नंबर राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ। अब बिल्कुल एकदम साफ साफ पता लग रहा होगा, मेजनी इटली, हिगेल दार्शनिक, बिस्मार्क जर्मनी चांसलर, जर्मन चांसलर, विक्टर इमैनुएल, तो इसका हो जाएगा राजनीतिज्ञ, है ना? तो इस तरह से, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन, ऐसे ऐसे 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे। पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए किस तरह से, ये आपका हो गया दूसरा, यानी कि स्तंभ ए और स्तंभ ब, है ना? स्तंभ ए और स्तंभ बी से मिलाएंगे। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसको में फिर इसको से 4 क्वेश्चन तीनों में आपको मिल जाएंगे। पहले तो हम लोग बना लिए, दूसरा और तीसरा आपको फिर बनाना है। अब इसको कैसे बनाएंगे? तब वियना सम्मेलन को किसमें इसे मारेंगे? वियना सम्मेलन कब हुआ था? मेटरनिख का पतन कब हुआ था? इटली एकीकरण कब हुआ था? सेडना युद्ध जो है वो कब हुआ? अब इसको हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि विक्टर इमैनुएल वियना सम्मेलन है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से हम लोग मिलाते चलेंगे। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल डी में मारेंगे। उसके बाद मेटरनिख का पतन, तो मेटरनिख का पतन सी में मारेंगे 1848 में। इटली का एकीकरण, तो इटली का एकीकरण ए में मारिए एकदम डायरेक्टली 1817 ईस्वी में। और सेडाना जो है युद्ध, इसको मारेंगे बी में। किस में हो जाएगा? बी, यानी 1870 में। तो इस तरह से हम लोग मारेंगे। वियना सम्मेलन 1814 से 15, वियना सम्मेलन 1814 से 15 में क्या हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था, है ना? अगला अगर है मेटरनिख का पतन, तो 1848 ईस्वी में। एक इटली एकीकरण हुआ था 1817 ईस्वी में। और सेडना का युद्ध हुआ कब? 1870 ईस्वी में। इस तरह से हम लोग बिल्कुल मारते ठोकते चल जाइए। आगे देखेंगे। अब तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, स्तंभ ए को बी से, यानी ए को बी से मिलाना है। कहता है कि कोसुथ, बताइए कोसुथ का इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? कहता है एड्रियानोपल की संधि
कब हुआ था? एड्रियानोपुल की संधि जो अभी क्वेश्चन हम लोग ने ऑब्जेक्टिव में अभी पढ़े कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। कहने की जरूरत नहीं है। कहता यूनान की स्वतंत्रता, इसमें से कौन हो जाएंगे? कहता पोलैंड में आंदोलन, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? और ये इस तरह से हम लोग ऐसे बनाते चलेंगे। अब देखेंगे पहला नंबर में, तो देखिए इसको मिलाएंगे तो सबसे पहले देखिए आप इस ऐसे ही मिला सकते हैं। पहले कोसुथ, कोसुथ देखिए कहां जा रहा है? बी नंबर पे। कहता है कि हंगरियन राष्ट्रवादी नेता, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। अगला नंबर देखेंगे एड्रिया की नोपुल की संधि। अब ये देखेंगे हम लोग डी में मारेंगे, सी में मारेंगे। क्या? ये आपका सी नंबर ऑप्शन आता है, 1829 ईस्वी। यूनान की स्वतंत्रता ये कब हुआ? तो ये हम लोग एकदम बिल्कुल डी में मारेंगे। क्या में मारेंगे? डी में मारेंगे। देखिए एकदम नीचे जा रहा है, 1832 ईस्वी। और ए आपका हो जाएगा एकदम ऊपर लेके चल जाएंगे, यानी कि ए नंबर में। डी का यानी सबसे चौथा का जो हो जाएगा पहला नंबर में 1863 ईस्वी। बिल्कुल। अब इसको मिला सकते हैं बहुत अच्छे से। कैसे मिलाएंगे? कोसुथ हंगरियन राष्ट्रवादी नेता, दूसरा एड्रिया नोपुल की संधि, तो ये कब हुआ? तो ये 1829 ईस्वी। यूनान की स्वतंत्रता 1832 ईस्वी। और पोलैंड में आंदोलन कब हुआ? 1863 ईस्वी। और इस तरह से चारों का चारों ठोक देंगे चर्चा को। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अब ये जो आपका आया, यहां से आपको अति लघु तरीय एक लाइन में आंसर मारना है, 1 से 2 लाइन में आंसर क्लियर। अति लघु तरीय क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आप लोग को दिखे ना, आप लोग को बिल्कुल दिखाते हैं। पहला नंबर जो प्रश्न है, कहता है राष्ट्रवाद क्या है? बिल्कुल याद रखेंगे, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? ये क्वेश्चन है, छोटा थोड़ा हो गया है। बिल्कुल देखेंगे राष्ट्रवाद क्या है, उसका आंसर बिल्कुल देखेंगे। आपका आंसर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आंसर क्या लिखा हुआ? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक ऐसी भावना है, भावना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, जो किसी विशेष याद रखिएगा, विशेष भौगोलिक, भौगोलिक मतलब होता है धरती, भूगोल वाला, यानी धरती वाले क्षेत्र को कहते हैं भौगोलिक। भौगोलिक याद रखिए, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक है ना, परिवेश में रहने वाले, परिवेश में रहने वाले लोगों में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है। एकता की वाहक बनाती है ना, बनाती है, बस बनती है, डायरेक्टली बनती है, डायरेक्ट कर दीजिए, बनती है। चलिए, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, बड़े बड़े लिखा हुआ है, बिल्कुल दिखाई देगा ही देगा, है ना। चलिए, मिलाने का ऊपर से बिल्कुल आदत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, दिक्कत होगा, बोलते रह जा रहे हैं, समझिएगा थोड़ा। चलिए, देखिए क्या कहता है। सबसे पहले अगर देखा जाए, इसमें कहता है कि राष्ट्रवाद क्या है। क्वेश्चन अगर देखिए तो आराम से सुनिएगा। क्वेश्चन पहले क्या कहता है कि राष्ट्रवाद आखिर है क्या, राष्ट्रवाद क्या है। तो इसको देखिए कैसे हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रवाद आखिर है क्या। तो देखेंगे ऐसे कहता है राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद आखिर है क्या, राष्ट्रवाद आखिर कहेंगे किसको। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में दे दिया है कि राष्ट्रवाद आखिर किसको कहेंगे। तो राष्ट्रवाद ऐसा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक ऐसी भावना मतलब ऐसा एक अंदर का भावना है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी विशेष भौगोलिक, किसी क्षेत्र में, किसी धरती के कोई से ऐसे कोना में रहने वाले, भूगोल मतलब धरती के जमीन पे रहने वाले लोग हैं, जो सांस्कृतिक, सामाजिक और जो भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, भौगोलिक मतलब धरती पे, सांस्कृतिक मतलब उसके संस्कार में, सामाजिक मतलब उस अपने समाज में
कहता समाज के परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनाती है। एकता मतलब एकजुट बन करके। जैसे कोई बिहार में रह रहा, बिहार एक भौगोलिक जैसे है, यानी भूगोल है, यानी कि धरती है, भूगोल एक जमीन वाला एरिया है ना। इसमें बिहारी एक समाज है, बिहार में एक संस्कृति अपना होता है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं कि एक सब बिहारी एक जैसा, एकता वाहक बनाती है। बिहारियों का एकता है ना। इंडियनों का, हिंदुस्तानियों का एक अलग एकता है। तो इस तरह से एकता का वाहक बनती है। तो उसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। उसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद मतलब अपने देश, राष्ट्र मतलब राष्ट्रवाद, राष्ट्र के मतलब होता है देश, बाद मतलब होता है उसके बाद, मतलब ऐसा नहीं कि उसके बाद, राष्ट्र के बाद के मतलब होता है डायरेक्ट समय अपने देश से प्रेम करने वाला, जो अपने देश से प्रेम करने, अपने देश के भावना से हो, अपने देश से लगन हो, चाह हो, प्रेम हो, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रवाद। यहाँ पर राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक ऐसा प्रेम है जो अपने किसी परिवेश में, जिस जगह में रहता है, उन सभी से, सांस्कृतिक, सामाजिक और परिवेश में जितने रहने वाले हैं, उन सबको प्रेम के जाल में एकदम बांध करके, एकता के जाल में बांध करके रखता है। उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, समझिएगा आप लोग बहुत अच्छे से, बिल्कुल दिक्कत है ना। ये आपका हो गया। आगे अगर देखे जाए तो अगला नंबर, दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। मेजनी कौन था? दूसरा क्वेश्चन कहता कि मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? इसमें मेजनी का जो नाम आया है, जो हमारे एकीकरण के लिए आ गया है, उसमें जानेंगे मेजनी कौन था। मेजनी एक साहित्यकार, गणतंत्रात्मक, है ना, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। योग मतलब लायक सेनापति, यानी सेनापति लायक था वो, है ना। कहता है आगे कि उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। आदर्शवादी, आदर्श मतलब कह सकते हैं इज्जत संस्कार वाले जो वादी होता है, वो वाला गुण उसके पास ज्यादा, और कौन? व्यवहारिक, व्यवहार में यूज करने वाला गुण कम था, लेकिन योग शासक था। कौन? मेजनी। 2 नंबर में देना है आपको, 1 नंबर 2 नंबर, अति लघुत्तरी है। एक ही नंबर में समझिए कि 1 नंबर के क्वेश्चन अति लघुत्तरी है, लघुत्तरी ये 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा, और दीर्घोत्तरी ये जो आता है 5 नंबर के आपका आता है क्वेश्चन। तो 1 नंबर का क्वेश्चन 1 लाइन में आपको लिखना है, तो 1 लाइन में इस तरह से लिखेंगे। क्लियर? आगे अगर हम लोग देखें तो अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन कहता है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा किसको मानते हैं कि कौन था बाधा? रुकावट कौन था? जो विरोध कौन कर रहा था? टांग कौन अड़ा रहा था जर्मनी के एकीकरण में? तो इसका आंसर समझेंगे कि जर्मनी एक विखंडित राज्य है। जर्मनी जो है एक विखंडन करने वाला, टूटा हुआ राज्य था, जो 300 छोटे बड़े राज्यों में टूटा हुआ था। 1 2 नहीं, 300 छोटे बड़े राज्य में टूटा हुआ था। सबको एक में मिलाना कितना असंभव काम था, उसको संभव कर दिखाया। तो ये समझेंगे, एक जर्मनी एक विखंडित मतलब टूटा बड़ा हुआ राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे जो टूटे हुए थे। उसमें से कहता कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमताएं मौजूद थी। राजनीतिक के विषमता था, राजनीतिक के आधार पर सब टूटा हुआ था। सामाजिक के आधार पे, कौन आधार पे? सामाजिक, धार्मिक के विषमताएं बहुत सारा मौजूद थी। वहां प्रसा सबसे शक्तिशाली राज था। वहां के जो राज माने तो प्रसा नाम का एक राज था, वो सबसे शक्तिशाली राज था। कहता कि उसमें जर्मन वाद की भावना अभाव था, जर्मनवाद का भावना का अभाव था, यानी जर्मनी के उसके अंदर भावना जो प्रेम होता है उसकी कमी थी प्रसा के पास। आया कहता कि जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उसके समझ में नहीं था, उसे पता नहीं था कि एकीकरण भी कोई चीज होता है। एकीकरण के मुद्दे उसके समझ में नहीं आया था। यह था जर्मन एकीकरण के बाधा। समझ में नहीं आया तो जर्मन को एकीकरण नहीं करने दिया, एकीकरण के सबसे बड़ा बाधा बन के रह गया। ये था वहां का। आगे अगर हम लोग देखें चौथा नंबर क्वेश्चन कि मेटरनिक युग क्या है, तब मेटरनिक युग की अगर बात करें तो मेटरनिक युग एक राजा है। मेटरनिक क्या है? राजा है। और वो जितने दिन तक वो काम करते रहा, राज करते रहा, उसी के कार्यकाल को हम लोग मेटरनिक युग का काल कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। जो 1815 से लेकर के 1830 1848 तक वो राज करते रहा। 1815 में उसको राजगद्दी मिला, और जब से राज किया 1848 तक राज किया, और उसी 1815 से 1848 के बीच वाले जो समय हुआ उसी को मेटरनिक युग की काल यानी मेटरनिक युग कहा जाता है। समझेंगे? कहता नेपोलियन के पतन के बाद, नेपोलियन जब वहां से खत्म हो गया, पतन हो गया, भाग गया, हटा दिया गया, मेटरनिक ये नेपोलियन है। नेपोलियन के पतन यानी नेपोलियन का वहां का राज खत्म हुआ, 1814 में उसका राज खत्म हो गया था।
1814 में नेपोलियन का पतन हो गया और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के राजधानी वियना में एक सम्मेलन कराया गया जो 1815 में हुआ। 1815 में वियना में एक क्या कराया गया, सम्मेलन कराया गया जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी थी वियना, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या था, वियना। वहां पर एक सम्मेलन किया गया 1815 ईस्वी में और वहां पर मेटरनिक द्वारा वहां पर सम्मेलन में राजा बना, मेटरनिक जो राजा बना और उसमें एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे वियना सम्मेलन कहा जाता है, इसी को वियना सम्मेलन कहा जाता है। कहता है कि इस सम्मेलन में मेटरनिक ने कहता है कि फिर से पुरातन व्यवस्था लागू कर दिया। पुरातन मतलब जो नेपोलियन था, नेपोलियन के पहले के जमाने में जो राज चलता था जिस तरह से, वही वाला राज फिर से लागू कर दिया, पुरातन व्यवस्था लागू कर दिया। नेपोलियन जो बदलाव किया था वो बदलाव को हटा दिया और पुराने वाला व्यवस्था सारे के सारे लिया है। लाने के बाद कहता है कि उस जब लाया और लाने के बाद यानी 1815 में लाया और 1815 जब तक ही जिंदा रहा, राज करते रहा 1848 ईस्वी तक। और इसी दोनों के बीच के जो समय हुआ, इसी काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है, इसी समय को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लघु तरीय। ये जो हमें 2-3 क्वेश्चन था अति लघु तरीय था। अब लघु तरीय क्वेश्चन जो 2 नंबर ये क्वेश्चन आता है, 2 से 3 नंबर क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आपका आया पहला नंबर। कहता है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था। 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसका कारण आखिर मेन मुद्दा क्या था, क्यों हुआ 1848 का क्रांति, समझेंगे। कहता लुई फिलिपींस एक उदारवादी शासक था। क्या था? उदारवादी शासक। कहता लेकिन वह महत्वाकांक्षी था, अपने आप को महत्व देता था, अपने आप को महत्वाकांक्षी था। कहता कि उसने अपने विरोधियों को, अपने विरोधी मतलब अपने से जो दुश्मन है, दुश्मन पार्टी के लोग, अपने विरोधियों को खुश करने के लिए कहता स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया और सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। गीजो को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। सन 1840 में गीजो को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कहता और किसी तरह के वैधानिक सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के लिए क्या किया? वो विरोध किया हुआ था। कहता कि लुई फिलिपींस ने पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद करता था। लुई फिलिपींस जो है पूंजीपति वर्ग के यानी अमीरों को, करोड़पतियों को अपने साथ रखना पसंद करता था। और आपको पता होना चाहिए कि अमीर कितने होते हैं? 10 न 5%। और मध्यवर्गीय या गरीब लोग कितने होते हैं? पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि 90 से 95%। 90 से 95% गरीब और 10 से 5% कह सकते हैं अमीर। अब पूंजीपति को क्या रखता था? साथ में रखना पसंद करता था। पूंजीपतियों को अधिकार देता था और गरीब को छोड़ देता था, उससे लूटपाट अत्याचार करता था। तो उसका शासन बोलिए रहेगा कि जाएगा? जाएगा, ये बात हुआ। कहता है कि पूंजीपतियों को साथ रखना पसंद किया जिससे शासन में अभिरुचि नहीं था, उसको शासन के अभिरुचि नहीं था, शासन में अरुचि था। अरुचि मतलब उसे पसंद ही नहीं आया। अरुचि मतलब क्या है? रुचि मतलब पसंद आना, अरुचि माने पसंद नहीं आना। किसी को पसंद नहीं आया वो ऐसा राजा। अब पसंद नहीं आया तो उसके शासन काल को में भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। उसी के शासन काल में भूखमरी होने लगा, क्या होने लगा? बेरोजगारी छा गया। और उसी के कारण से 1848 में क्रांति हुई जिसे हम लोग 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। उसी के वजह से भूखमरी और बेरोजगारी के वजह से लड़ाई झगड़ा खूब क्रांति होना शुरू हुआ और उसी क्रांति को हम लोग 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है इटली जर्मनी एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका आखिर क्या थी, समझेंगे क्या उत्तर से। कहता है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधा था, उसकी कोई भूमिका नहीं थी। वो सबसे बड़ा टांग अड़ाने वाला आदमी था। भूमिका उसकी क्या था? टांग अड़ाने का, बाधा, रुकावट पैदा करने का एकीकरण में। वो एकीकरण होने देना नहीं चाहता था। किसको? ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया है जो इटली और जर्मनी के एकीकरण में, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बहुत बड़ा बाधा, रुकावट था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक का ऑस्ट्रिया के पराजित किए बिना इसकी
कहता कि इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। कहता इसी में कि 1830 में एक क्रांति के बाद, 1830 में क्या हुआ, क्रांति हुआ, और उस क्रांति के बाद इटली में आंदोलन शुरू हो गया। इटली में आंदोलन शुरू हो गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर मेटरनिक था, उसके द्वारा इस आंदोलन को दबा दिया गया, रोकवा दिया गया। कहता जिससे इटली का एकीकरण धीमा पड़ गया। अब जब वो आंदोलन रुक गया तो इटली का एकीकरण बढ़े कैसे? वो धीमा पड़ गया, रुक गया, वो भी धीरे धीरे होने लगा। रुक तो पूरी तरह से नहीं गया, लेकिन धीरे धीरे होने लगा। कहता कि इसी प्रकार से जर्मनी में मेटरनिक द्वारा जर्मनी में मेटरनिक द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया जाएगा। इसके वजह से इसकी जो है सबसे बड़ा बाधक के रूप में इसको जाना जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को, है ना। चलिए ये यहां तक रहा और इस तरह से कंप्लीट होता है। आगे अगर देखा जाए तो ये दबाया जा सका। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट को किस तरह सहयोग रहा? सहयोग मतलब सहायता रहा। कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन का सहायक कितना बड़ा हाथ रहा उसको फैलाने में? इसका जवाब देना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा, ये सुनिए। इसका आंसर होगा यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को विकास करने के लिए, फैलाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, सबसे बड़ा हाथ था। कहता है आगे, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर और राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन वाले जितने प्रदेश थे उन सभी को जीत करके और जर्मन राइन राज्य संघ का क्या किया था, निर्माण किया था, जिसमें इटली और जर्मनी के एकीकरण के मार्ग को प्रस्तुत किया, रास्ता को दिया और प्रस्तुत किया, रास्ता को दिखाया था। यही से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना आगे बढ़ने लगी, जो धीरे धीरे पूरे यूरोप के एवं अन्य क्षेत्रों में, पूरे यूरोप में नहीं अन्य भी क्षेत्रों में ये फैलने लगा। और कहता है कि इसी प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट का अहम, यानी कि सबसे मुख्य भूमिका रही, सबसे मुख्य भूमिका थी। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन की गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा कीजिए। गैरिबाल्डी, आपको पता होना चाहिए, गैरिबाल्डी एक पेशे से नाविक था। वो अगल बगल के जो इतना मजदूर भाई थे, जो सैनिक थे, सैनिक से बिल्कुल मारे जा चुके थे, या कह सकते हैं कि एकदम गरीब में पिछड़ा में दबे हुए थे, उसको कोई अधिकार नहीं मिला हुआ था, उन सभी को में मिलाया और जोड़ जोड़ करके एक वो सैनिकों को जोड़ करके एक सेना का टुकड़ी निर्माण किया, और उस सेना के टुकड़ी को ले जाकर के क्या किया, धावा बोल दिया और राज्य जीत लिया, है ना। अब चलेंगे यहाँ पर। कहता इटली के एकीकरण तथा कहता गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। कौन? गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण और स्थापना का, गणतंत्र की स्थापना का प्रयास कर रहा था। गैरिबाल्डी वैसे पेशे से क्या था, नाविक था। उसने अपने सैनिकों को लेकर के और इटली के सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। अपने जो छोटे छोटे जो सैनिक तैयार किए थे उन सैनिकों को लेकर के, और किस पर, सिसिली और नेपल्स पर, है ना, नेपल्स पर, दोनों पर क्या किया, आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके उसको जीत लिया, एक बार में जीत लिया। और जीतने के बाद कहता दक्षिण इटली पर के जीते हुए क्षेत्र को बिना किसी से, बिना संघ के, बिना कोई शर्त के गैरिबाल्डी विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया था। विक्टर एमेनुएल को क्या किया था, सौंप दिया था। कौन? गैरिबाल्डी। जब ये जा रहा था ऑस्ट्रिया पर क्या करने के लिए, धावा बोलने के लिए, झगड़ा करने के लिए, कि अब नहीं उसको हटा देना है, क्योंकि वो सबसे बड़ा हस्तक्षेप था इटली एकीकरण में। विक्टर एमेनुएल जो है उसने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। ये बोला ठीक है तुम ही जो करो, जब हमको करने से मना कर रहे हो तो तुम ही लो, सब कुछ करो, और जाकर के दे दिया। ये बेचारा छोड़ दिया, सब कुछ अपना जितना संपत्ति वगैरह था सारे के सारे सरकार के नाम कर दिया, सारे के सारे दान कर दिया, और खुद एक नाविक से क्या, एक किसान के भांति जिंदगी जीने लगा। कहता है कि उन्होंने सारी संपत्ति को दान कर दिया और साधारण किसान की तरह जीवन जीने लगा, और इस तरह से इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण क्या रहा, योगदान रहा। क्लियर? चलिए आगे अगर देखा जाए तो ये देखेंगे कि 5वां नंबर क्वेश्चन कहता कि विलियम
प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? कहता है विलियम प्रथम के बगैर, विलियम जब तक विलियम प्रथम अगर नहीं होता तो उसके बिना जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, नामुमकिन था। कैसे? क्यों? देखिए क्वेश्चन से, आंसर से। कहता क्या कि विलियम्स प्रथम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। विलियम प्रथम जो था राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। क्या था? राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। अब जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने अनेकों युद्ध किया। जर्मनी के एकीकरण, सिर्फ एकीकरण के लिए उसने कई सारे युद्ध किए, लड़ाई झगड़ा किया, जर्मनी के एकीकरण में अपना महान योगदान दिया। और विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर नहीं बनाया होता, अगर विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को चांसलर नहीं बनाया होता तो विलियम प्रथम उनके बगैर बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण करना असंभव था, नामुमकिन था, अगर चांसलर ना बनाया होता। बहुत सारे लड़ाई युद्ध किए और करने के बाद में विलियम जो प्रथम है वो बिस्मार्क को क्या बना दिया? चांसलर वहां के बना दिया। अगर नहीं बनाया होता तो क्या होता? उसके बगैर बिल्कुल असंभव था। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन देखिए आ गया यहां से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपका 5 नंबर के आता है, तो इसलिए क्वेश्चन को एक भी नहीं छोड़ेंगे। अगर एक भी क्वेश्चन अगर हो सकता है कि इसमें से आ जाए, आप बिल्कुल तय मानिए 5 नंबर आज से आपके पैकेट में, तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बिल्कुल देखते चलना है। क्या कहता है पहला नंबर क्वेश्चन कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बतावें। इटली के एकीकरण में मेजनी का, काबुर का और गैरिबाल्डी के योगदान, क्या क्या योगदान था, सहयोग को बताइए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेजनी के बारे में। मेजनी आखिर क्या था? मेजनी के बारे में जाने तो मेजनी एक साहित्यकार था। मेजनी क्या था? साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और एवं सेनापति था। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण करके उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। उसका उद्देश्य यही था कि प्रायद्वीप से हस्तक्षेप समाप्त करना, उसका यही उद्देश्य था। प्रायद्वीप मतलब अगल बगल वाले जितना देश है जो हम लोगों पे क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उस सबको समाप्त करना, कहता हस्तक्षेप समाप्त करना, तथा संयुक्त यवन राज स्थापित करना। और यंग यूरोप नाम के संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचल दिया और जर्मनी को पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया। वह क्या कर गया? पलायन कर गया। कहता 1848 में इटली एकीकरण करके और वो उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। और इटली में कहता कि इटली में सर्डिनिया पिडमाउंट का एक नया शासक विक्टर इमैनुएल राष्ट्रवादी था। उसको विक्टर इमैनुएल जो है, विक्टर में कहता काउंट काबुर को प्रधानमंत्री बना दिया। विक्टर जो है वो काउंट काबुर को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अब विक्टर इमैनुएल की बात सुनिए, तो एक काउंट काबुर की बात सुनिए कि काउंट काबुर को क्या बना दिया? यहाँ पर प्रधानमंत्री बना दिया। अब काउंट काबुर क्या है कि काउंट काबुर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। काउंट काबुर जो क्या था? सफल कूटनीतिज्ञ था एवं राष्ट्रवादी था। कहता कि वह है इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसे मानता था? ऑस्ट्रिया को मानता था। उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853 से 1854 के क्रीमिया युद्ध में काउंट काबुर ने फ्रांस की ओर से सम्मिलित हुआ और काबुल ने नेपोलियन पार्ट 3 से भी एक संधि को किया, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को समर्थन देने का वादा किया। और इसी में जानेंगे 1860 से 61 में काउंट काबुर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर मध्य इटली के सभी रियासतों पर क्या कर लिया? आपस में मिला लिया, सभी को आपस में मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसे कहता है कि पुष्ट कर लिया। और 1862 में दक्षिणी इटली, रोम तथा
वेनेशिया को छोड़ करके, कहता है कि बाकी रियासतों का विलियम रोम में हो गया और सभी ने विक्टर एमेनुएल को शासक माना। क्या माना? शासक माना। विक्टर एमेनुएल को अपना शासक यानी कि अपना राजा मान लिया। क्लियर? चलिए अगली अगर बात देखिए तो इसी में कहता है, देखिए गैरिबाल्डी के बारे में कि गैरिबाल्डी का हस्तक्षेप इसमें कर रहा है, गैरिबाल्डी का इसमें क्या क्या योगदान रहा। तो इसी बीच महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी आया, इसी बीच में महान क्रांतिकारी गैरिबाल्डी आया और इसने सशस्त्र क्रांतिकारी द्वारा इटली और दक्षिणी इटली के रियासतों एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने के प्रयास किया। और गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को बिना किसी संधि के, बिना किसी शर्त के गैरिबाल्डी ने विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया और उसने अपनी सारी धन दौलत था वो दान कर दिया, सरकार के नाम कर दिया। कहता है 1871 तक इटली एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं का योगदान के कारण ये पूर्ण हुआ। कब? 1871 ईस्वी में। याद रखेंगे 1871 ईस्वी में क्या किसके किसके सहयोग के कारण? मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के सहयोग से इटली का एकीकरण संपन्न हुआ। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। अगला नंबर अगर देखते हैं तो दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का भूमिका कैसा रहा और किस तरह से रहा, जिसके बारे में तब लोग देखिए कैसे करेंगे। उत्तर आता है कि बिस्मार्क जो है वो जर्मन डाइट में प्रसा के प्रतिनिधि हुआ करता था। जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था, यानी कि सेनापति हुआ करता था, है ना। कहता कि और अपनी सफल कूटनीतिज्ञ के लगातार परिचय देता आ रहा था, है ना। कहता कि उसकी कूटनीतिज्ञ सफलता थी कि बिस्मार्क जर्मनी एकीकरण के लिए रक्त और लौ की नीति का अवलंबन भी किया और उसने अपने देश में सेवा लागू कर दिया। क्या लागू कर दिया? सेवा, सर्विस लागू कर दिया। कहता है कि बिस्मार्क ने अपनी नीतियों के कारण प्रसा का शुद्धिकरण किया। 1864 में कहता है कि सले और हॉस्लेस्टीन राज्य के मुद्दे को लेकर के डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया और प्रसा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़का करके विद्रोह फैला दिया, जिसे क्या कहते हैं? कुचलने के लिए ऑस्ट्रिया की सेना को प्रसा के क्षेत्र को पार करना था और प्रसा ने ऑस्ट्रिया के ऐसा करने से रोक दिया। कहता प्रसा ने ऐसा करने से क्या किया? रोक दिया। आगे कहता है कि 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के खिलाफ सोडेवा युद्ध घोषित कर दिया और ऑस्ट्रिया युद्ध में बुरी तरह से क्या हो गया? पराजित हो गया, यानी कि हार गया। कौन? ऑस्ट्रिया। 1866 के युद्ध में ऑस्ट्रिया बुरी तरह से बिल्कुल हार गया। आगे की अगर बात जाने हम लोग तो ये देखेंगे कि जून 1870 में फ्रांस को कहता कि शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ में युद्ध की घोषणा कर दिया और सेडोवा की लड़ाई में फ्रांसीसियों की हार हुई और 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा दोनों राष्ट्र में शांति बना, यानी संधि हुआ तो दोनों में शांति बना और इस प्रकार से सेडान के युद्ध में ही एक ही महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मन का उद्देश्य हुआ और इसी उद्देश्य के कारण 1871 में यानी कि जर्मन का क्या हुआ? ये आपका संधि बिल्कुल क्लियर हुआ, एकीकरण क्लियर हुआ, है ना। जर्मनी का एकीकरण बिल्कुल अच्छी तरह से इसी प्रकार से क्लियर होता है। तो ये भी बिल्कुल याद रखेंगे, जर्मनी और इटली का एकीकरण दोनों एक साथ संपन्न हुआ, है ना। लगभग एक साथ मान सकते हैं कि जर्मन और इटली का एकीकरण लगभग एक साथ क्या होता है? संपन्न होता है। चलिए अगली अगर बात देखा जाए तो तीसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन कैसे देखेंगे कि राष्ट्रवाद के उद्देश्य के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा कीजिए कि राष्ट्रवाद के उद्देश्य के कारण और प्रभाव की चर्चा कैसे करेंगे। कहता कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद जिसको प्रेम बते, देश के लिए प्रेम,
राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के लिए एकता का वाहक बनती है, वो राष्ट्रवाद कहलाती है। राष्ट्रवाद की भावना एक बीजारोपण यूरोप में पुनः जागरण के काल से ही शुरू हो चुका था। राष्ट्रवाद की जो भावना है, इसका बीजारोपण मतलब बीज रोपा गया था कब? पुनः जागरण के काल के ही टाइम में। यूरोप में जो पुनः जागरण हुआ था उसी काल में हो चुका था, जो 1789 यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में एक क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। 1789 में जो क्रांति हुआ, फ्रांसीसी क्रांति, उसी में बहुत ज्यादा दम फैल चुका और उस तरह से सभी जगह फैला जो सबको दिखने लगा पुनः जागरण के काल से। कथा 19वीं शताब्दी के उन्नति एवं आक्रमण के रूप में सामने आई और यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना विकास में क्या हुआ? फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिभाव वर्गीय परिवेश में बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों, कहता कि अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण वस्तु बना दिया। कहता कि यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन ने अभियानों द्वारा नए युग का संदेश पहुंचाया। नेपोलियन ने जर्मन एवं इटली के राज्य को भौगोलिक नाम से क्या किया? परिधि से बाहर कर और उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। नेपोलियन बोनापार्ट है ना, नेपोलियन ने। आगे अगर बात करें तो देखिए, कहता कि जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव आया और साथ ही कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुआ, यानी कई उपनिवेश मतलब कई गुलाम देश भी आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। क्लियर? चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जुलाई 1830 के क्रांति का विवरण दे कि जुलाई 1830 का क्रांति आखिर है क्या। तो बताते हैं कि चार्ल्स 10 यानी चार्ल्स 10 एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। कैसा था शासक था? निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। कहता जिसने फ्रांस में क्या हो रही? उभर रही राष्ट्रीयता के तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का काम किया था। कौन? चार्ल्स 10 ने। चार्ल्स 10 ने क्या किया था? निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था, जो फ्रांस में उभर रही राष्ट्रवादी शासक है ना, राष्ट्रीयता और जनतंत्र की भावना जो है उसको दबाने का काम किया था। उसने अपने शासनकाल में लोकतंत्र की राह में कोई गतिरोध किया। कहता कोई भी गतिरोध किया। कहता कि उसने उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी कहता प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री बनाया एवं कहता कि पूर्व में 18वें द्वारा कहता कि पूर्व में 4 लुइस 18वें द्वारा स्थापित किया है ना। कहता चार्ल्स ने विरोध करके प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्याय देशों को गला घोटने का प्रयास किया। कहता कि 25 जुलाई 1830 को 4 अध्याय देशों को गला घोटने का प्रयास किया। अध्याय देशों के विरोध में पेरिस के क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस 28 जून 1830 में गृह युद्ध हो गया और इसे ही 1830 की क्रांति कहते हैं। चार्ल्स 10 फ्रांस के राजगद्दी को त्याग करके इंग्लैंड पलायन हो गया, इंग्लैंड भाग गया। और कहता कि इस प्रकार फ्रांस जो है बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया और फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर ओलेसेंस वंश की गद्दी को क्या हुआ? यहाँ पर मौजूद हो गया, यानी कि यहाँ पर आ गया है ना, सौंप दिया गया। कहता और उस वंश के शासक जो है लुई फिलीपींस को उत्तरवादियों, पत्रकारों और पेरिस के जनता के सत्ता पर प्राप्त किया और उसकी नीतियां उत्तरवादियों के पक्ष में संवैधानिक गणतंत्र में विमित रही है ना। इस तरह से इसका काम पूरा क्लियर होता है। आगे अगर देखा जाए अगला नंबर क्वेश्चन, तो अगला आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है। इसको देखेंगे 5 नंबर जो क्वेश्चन की यूनान स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। यूनान स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। इसमें समझेंगे अगर तो ये देखेंगे कि यूनानी सभ्यता की
साहित्यिक, यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान से प्रेरणा लेकर के, मोटिवेट होकर के अब पूरे देश में अपनी तरक्की शुरू कर दी, पूरे देश में अपनी तरक्की शुरू कर दी। कहता कि इसके बाद ही यूनानी तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यूनानी जो तुर्की है वो किसके अधीन था? तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यूनानी है जो, कहता कि फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी, राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी। और साथ में कहता है कि क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर पहचान एक थी, धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर पहचान क्या थी? एक थी। तुर्की शासन को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। तुर्की शासन को अलग करने के लिए क्या चलाए जाने लगे? आंदोलन चलाए जाने लगे। और तुर्की शासन की निष्कासित कथा की कर उसे स्वतंत्र बनाना था। और इंग्लैंड का महान कवि कथा के लॉर्ड वायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही क्या हो गए? शहीद हो गए। बिल्कुल याद रखेंगे, इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड वायरन यूनानियों के स्वतंत्रता के लिए ही यूनान में शहीद हो गए। और इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए पूरे यूरोप में लहर दौड़ गई, है ना, लहर दौड़ने लगे। और यूनानी लहर दौड़ने लगे और यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न उन लोगों की बुरी तरह से कुचलना शुरू कर दिया। और 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर कथा की चिपलांटी के नेतृत्व में टीम यूनान के विरोध जो करने वाले जो थे वो विरोध शुरू हो गया। और 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक क्या हुआ? समझौता हुआ। और इस समझौता में फ्रांस का राजा चार्ल्स 10 ने यूनानी को स्वतंत्रता कर दिया। यानी स्वतंत्रता में इसको क्या किया? दिलचस्पी लेने लगा, है ना। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ। 1827 में क्या हुआ? लंदन में एक सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में यानी कि इंग्लैंड में जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिल करके और तुर्की के खिलाफ यूनान का समर्थन में ले लिया, यानी यूनान का समर्थन देने लगा। 1829 में एक झगड़ा हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एड्रियानोपोल्स की संधि हुई, है ना। इसमें जब संधि हुई, एड्रियानोपोल्स की संधि हुई और अंततः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और बवेरिया शासक को ओटो के स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया। क्लियर? इस तरह से पूरी की पूरी घटना जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और यहाँ तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल खत्म होता है। और इसके बाद आपका जो आता है, जो हम बिल्कुल ये आप सबको बोलेंगे कि लाइव क्लास आपका प्रतिदिन 6 बजे शुरू होता है। 6 बजे लाइव क्लास करना बिल्कुल नहीं भूले। अगर आपको 25 के एग्जाम देना है और बढ़िया बेहतर रिजल्ट लाना है तो बिल्कुल 6 बजे से हर शाम को 6 बजे आपका लाइव क्लास शुरू होता है। बिल्कुल सभी लोग जुड़े। ये आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली वन इतिहास आपको पढ़ाएंगे, सोशल साइंस से रिलेटेड, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ से लेकर के हर सब्जेक्ट तोड़ फोड़ करने वाले हैं। और एकदम टारगेट रखिएगा कि आपको 1-2 नंबर यानी फर्स्ट डिवीजन, और आपको ये नहीं बोले कि 300, 350, 400 नंबर लाइए, 450 प्लस नंबर दम रिजल्ट लाने के दम टारगेट रखिए। अब भी से रखिए। अब भी से अगर टारगेट रखते हैं, समझिए कि आपका सपना साकार होने में देर नहीं लगेगा। बस टाइम मांगता है। सफलता के लिए एकदम टाइम जरूरी है। आपको टाइम देना पड़ेगा प्रतिदिन। चलिए कोई बात ना। थैंक यू, धन्यवाद।